ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में जो अब लड़ाई चल रही है इसको अब 2 हफ्ते हो चुके हैं और इन 2 हफ्तों में हमने बहुत अलग अलग तरीके के वेपन्स को यूज़ होते हुए देखा। पर इजराइल अभी ये कंप्लेन कर रहा है, ये कंसर्न उठा रहा है कि ईरान उनके ऊपर क्लस्टर म्यूनिशंस या क्लस्टर बॉम्ब्स यूज़ कर रहे हैं और इन बॉम्ब्स को बहुत इनह्यूमन या बहुत क्रूअल या क्रूर माना जा रहा है। अब एक वॉर के दौरान आप कोई भी बॉम्ब यूज़ करो, कोई भी वेपन यूज़ करो, सारे इनह्यूमन है क्योंकि सभी बॉम्ब्स लोगों की जान लेते हैं। तो ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर क्लस्टर बॉम्ब में जो इसको इनह्यूमन कहा जा रहा है? उसके अलावा क्या ये पहली बार है कि दुनिया में किसी लड़ाई के दौरान क्लस्टर बॉम्ब यूज़ हो रहे हैं या ये पहले भी यूज़ हो चुके हैं? इजराइल के पास एक तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, पर फिर भी ऐसा क्यों है कि ये पर्टिकुलर बॉम्ब ज़्यादा परेशान कर रहा है इजराइल को? और ऐसी क्या खास बात है इस बॉम्ब में कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं वो इस बॉम्ब को बंद करने को लेके पूरी तरह फेवर में नहीं रहती? इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है एक स्पेशल टाइप के वेपन से जिसको क्लस्टर म्यूनिशन या आम भाषा में क्लस्टर बॉम्ब कह देते हैं। इसमें एक कंटेनर होता है जिसको आप पेरेंट म्यूनिशन या फिर एक डिस्पेंसर कहते हो। उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस रहते हैं। उन डिवाइसेस को आप बॉम्बलेट्स कह देते हो। तो एक बड़े कंटेनर के अंदर आपने बहुत सारे बॉम्बलेट्स भर दिए, उस कंटेनर को आप लॉन्च करते हो, वो एनिमी टेरिटरी के ऊपर जाके एक पर्टिकुलर हाइट पे या फिर आप मैनुअली सेट कर सकते हो। लॉन्च करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कंटेनर खुलता है और उस कंटेनर से ये जितने भी छोटे छोटे बॉम्बलेट्स हैं वो रिलीज होते हैं और टारगेट एरिया पे जितने भी चाहे आपके एनिमी कॉम्बैटेंट्स हैं या एनिमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इन क्लस्टर बॉम्ब्स को लॉन्च करने के 4 मेन तरीके हैं। पहला तरीका है ट्यूब बेस्ड, यानी आप आर्टिलरी गन्स को यूज़ करके या नेवल गन्स को यूज़ करके, मोटर को यूज़ करके इन वेपन्स को फायर कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है एयरक्राफ्ट फायर्ड, यानी आपका एयरप्लेन, आपका फाइटर जेट एक मिसाइल फायर करेगा, उस मिसाइल के अंदर फिर ये क्लस्टर बॉम्ब्स रहेंगे। तीसरा तरीका होता है एयरप्लेन से डिस्पेंसिंग करना, यानी ये फायरिंग से अलग है। आपका एयरप्लेन एक पर्टिकुलर एरिया में जाएगा जहाँ पे आपको बॉम्ब ड्रॉप करना है। उस एरिया में जाके एयरप्लेन के निचले हिस्से पे एक ट्यूब लगी रहती है, उस ट्यूब से ये सारे बॉम्ब्स निकलते हैं। तो ये फायरिंग करने से अलग है। और चौथा होता है जिसको इस समय इजराइल कह रहा है कि ईरान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है मिसाइल को यूज़ करके। आप एक मिसाइल फायर करते हो, वो मिसाइल एनिमी एरिया के ऊपर जाके उसके अंदर से ये कंटेनर खुलता है और सारे बॉम्ब नीचे आ जाते हैं। एक क्लस्टर बॉम्ब को लॉन्च करने से पहले आप उसमें ये सेट कर सकते हो कि ये बॉम्ब जाके एक पर्टिकुलर हाइट पे खुलेगा या लॉन्च होने के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुलेगा। जिस हिसाब से उस समय वॉर की सिचुएशन है, आप वैसे ही इस बॉम्ब को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है? जब आपने इसको ग्राउंड से लॉन्च किया तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद उस कंटेनर के अंदर एक फ्यूज़ लगा रहता है। वो फ्यूज़, उसके अंदर एक छोटा सा चार्ज होता है, वो एक्सप्लोड होता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से ये कंटेनर खुलता है और फिर ये जितने भी इसके अंदर बॉम्बलेट्स आपने भरे हुए हैं वो बॉम्बलेट्स नीचे ज़मीन की तरफ जाते हैं। कुछ मॉडर्न क्लस्टर बॉम्ब्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो इंडिविजुअल बॉम्बलेट्स लगे हैं उनके अंदर भी एक शूट सिस्टम होता है, ताकि जब वो हवा से नीचे आ रहे हैं तो बिल्कुल स्टेबल उनकी ट्रैजेक्टरी हो, बहुत ज़्यादा मूव ना करे, टारगेट से बहुत दूर ना जाए। डिपेंडिंग ऑन कि आपका बॉम्ब कैसा है, आप एक कंटेनर के अंदर 50, 100 और कुछ कुछ बॉम्ब्स के अंदर तो आप 600, 700 बॉम्बलेट्स भी भर सकते हो। क्लस्टर बॉम्ब्स को लेके बहुत सालों से एक बहुत कंट्रोवर्सी रही है। काफ़ी देश ऐसे हैं जो ये नहीं मानते कि इन बॉम्ब्स को इस्तेमाल करना चाहिए, पर फिर भी दुनिया भर की जितनी भी मेजर मिलिट्री पावर्स हैं वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखती हैं इन बॉम्ब्स को यूज़ करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि मिलिट्री के स्टैंड पॉइंट से क्लस्टर बॉम्ब्स की यूटिलिटी क्या होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा इन बॉम्ब्स का ये होता है कि आप इनको उन जगहों पे फायर कर सकते हो जो आपसे बहुत दूर हैं और आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि एनिमी कॉम्बैटेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपको पता है कि 500 किलोमीटर दूर कुछ एक ऐसा 10-15 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे एनिमी कॉम्बैटेंट्स हैं, उनकी फोर्सेस, उनका इक्विपमेंट है। तो यहाँ से आपने एक क्लस्टर बॉम्ब लॉन्च किया और उस बॉम्ब के अंदर समझ लीजिए 500 बॉम्बलेट्स हैं। आपने उसको ऐसा सेट किया हुआ है कि जिस हाइट पे वो एक्सप्लोड करेगा वहाँ से जब बॉम्ब्स गिरेंगे तो इस पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि उस एरिया में एक भी फ्रेंडली फोर्सेस नहीं है और जो एनिमी फोर्सेस हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे आपको पता नहीं। तो इस
अनसर्टेन सिचुएशन में एक क्लस्टर बॉम्ब जो सक्सेस रेशियो, जो सक्सेस का आपको परसेंटेज देगा, वो एक कन्वेंशनल अटैक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर क्लस्टर बॉम्ब यूज़ नहीं करते आप, अगर आप एक प्लेन को वहाँ भेजते फाइटर को, तो पहले तो ये खतरा है कि यहाँ पे आपने एक पायलट भेजा हुआ है तो उसकी जान का खतरा है। दूसरी चीज़, एक प्लेन को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, जब वो एनिमी टेरिटरी के ऊपर है तो एनिमी के पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स होंगे, तो वो एक खतरा है। फिर एक ये भी बात है कि जब आपके पायलट ने बॉम्ब्स लॉन्च किए तो क्या गारंटी है कि वो किस एक्यूरेसी से टारगेट को हिट करेंगे। अगर आपने प्लेन नहीं भेजा, आपने मिसाइल स्ट्राइक भेजी, तो उसमें फिर से वही चैलेंज है, एंटी मिसाइल वेपन्स हो सकते हैं एनिमी के पास। और फिर एक ये भी खतरा है कि वो मिसाइल एग्जैक्टली टारगेट को हिट करेगी कि नहीं, क्योंकि एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करना इतना आसान नहीं होता। पर अगर आपने क्लस्टर बॉम्ब लॉन्च किया और एनिमी के डिफेंसेस उस बॉम्ब को खुलने से पहले डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो आपको पता है कि एक बार ये सारे बॉम्ब निकल गए, हवा में आ गए, तो कहीं ना कुछ डैमेज तो एनिमी को करेंगे ही। इसी की वजह से जब किसी फोर्स को पता रहता है कि एनिमी की फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में है, पर वो कॉम्बैटेंट्स कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पेड़ के पीछे है, कोई पत्थर के पीछे है, एग्जैक्टली आपको नहीं पता, तो क्लस्टर बॉम्ब बहुत बड़े एरिया को न्यूट्रलाइज करने में मदद कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री यूटिलिटी होती है इन बॉम्ब्स की। इन क्लस्टर बॉम्ब्स के अंदर जो इंडिविजुअली बॉम्बलेट्स आप यूज़ कर रहे हो, वो बहुत वर्सेटाइल भी होते हैं। वो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट कर सकते हैं और हार्ड टारगेट्स को भी। सॉफ्ट टारगेट्स यानी वो चीज़ें जिनके ऊपर आर्मर नहीं लगा है, जैसे कि इंसान हो गए, या फिर व्हीकल्स हो गए जो आर्मर्ड नहीं है, या फिर बेसिस, ऐसी जगह हो गए, ऐसे टेंट हो गए, सप्लाई डिपोज हो गए, जिनको ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर होते हैं हार्ड टारगेट्स, जैसे आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स, उनके लिए भी आप बॉम्बलेट्स को तैयार कर सकते हो। तो ये वेपन सॉफ्ट और हार्ड टारगेट्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी वर्सेटाइल होता है कंपेयर टू अ मिसाइल और अ फाइटर जेट। तीसरा फायदा ये होता है इनका कि ये रिलेटिवली चीप होते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी फोर्स को लड़ने के लिए अपने बेस से, या होम बेस हो गया, या किसी और कंट्री में अगर आपका बेस है, तो वहां से बहुत दूर लड़ने के लिए भेजा है। तो इस पूरे डिस्टेंस में, यानी जहां पे आपकी फोर्स लड़ रही है, वहां से आपका जो बेस है, वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में आपको लगातार सप्लाईज भेजनी पड़ेंगी। इन सप्लाईज को भेजने के लिए खर्चा आता है और खतरा भी रहता है कि एनिमी इस सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए आप चाहते हो कि जब आपकी फोर्स बेस से बहुत दूर लड़े तो वो कम इक्विपमेंट कैरी करे, कम खर्चा हो। इस सिचुएशन में क्लस्टर बॉम्ब बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव होते हैं, और क्योंकि ये रिमोटली बहुत दूर जाके एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। इस वजह से क्लस्टर बॉम्ब्स जनरली आर्मीज तब यूज़ करती हैं जब वो बेस से बहुत दूर लड़ाई कर रही हो। अभी इसराइल से ये बातें उठ रही हैं कि ईरान बहुत ज़्यादा क्लस्टर बॉम्ब्स को यूज़ कर रहा है। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या ये पहली बार है जब क्लस्टर बॉम्ब्स यूज़ हुए हैं? इसका जवाब है नहीं। पहली बार क्लस्टर बॉम्ब्स जो हमको पता है रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में जो यूज़ हुए थे, वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मेरे चैनल पे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि मैं अक्सर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करता हूँ या उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। उसका कारण वही है कि आज मिलिट्री के स्टैंड पॉइंट से आप किसी भी इवेंट को उठा के देख लीजिए, तो उस इवेंट की कहीं ना कोई जड़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी होगी। क्लस्टर बॉम्ब्स के लिए भी ये बात सच है। जर्मनी जब ब्रिटेन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, तो उसी के दौरान जर्मनी ने एक एयर स्ट्राइक किया था ब्रिटेन के ऊपर। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर पोर्ट सिटी थी ग्रिम्सबी नाम की, वहाँ पे एक स्पेशल बॉम्ब यूज़ किया गया था जिसको ब्रिटेन के लोग बटरफ्लाई बॉम्ब्स कह रहे थे। वो इसलिए क्योंकि इस बॉम्ब के थ्रू 1000 छोटे छोटे बॉम्बलेट्स वहाँ पे आके गिरे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब जर्मन्स ने ये रेड की थी, उस रेड के दौरान जितने लोग ज़मीन पे मारे गए थे, उतने ही लोग तब मारे गए जब इस रेड को ख़त्म होने के बाद इन बॉम्ब्स को सिक्योर किया जा रहा था। ये 1000 बॉम्ब ज़मीन पे गिर तो गए, पर उनको सिक्योर करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए आगे 10,000 घंटे लगे थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्योंकि इन बॉम्ब्स को गिरने के बाद अगर ये एक्सप्लोड नहीं किए हैं तो उनको हिलाते समय भी एक्सप्लोड कर जाते हैं। उनको सेफली हैंडल करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, जिसके वजह से क्लस्टर बॉम्ब्स की ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये पहला रिकॉर्डेड यूज़ था बड़े स्केल पे क्लस्टर बॉम्ब्स का। दूसरा यूसेज हुआ था वियतनाम वॉर के दौरान। अमेरिकन फोर्सेस एक स्पेशल टाइप का बॉम्ब यूज़ कर रही थी जिसको रॉकाई MK118 कहते हैं। इसके अंदर जो बॉम्बलेट्स लगे थे वो सॉफ्ट और हार्ड टारगेट्स दोनों को एंगेज कर रहे थे। तो उस समय जो अमेरिकन फोर्सेस लड़ रही थी वियतनाम के अंदर, उनका कंसर्न ये था कि ग्राउंड पे जो वियतनाम की फोर्सेस हैं, चाहे वो वियतकॉन्ग की फोर्सेस हैं, चाहे वो नॉर्थ वियतनाम की रेगुलर आर्मी है, उनको एंगेज करने में तकलीफ हो रही है क्योंकि ये बहुत हाईली मोबाइल हैं, बहुत तेज़ी से मूव करती हैं। इसीलिए उन्होंने ये बॉम्ब्स यूज़ किए थे
ताकि वो सॉफ्ट टारगेट्स यानी एनिमी पर्सनल, एनिमी कॉम्बैटेंट्स को टारगेट कर सकें, उनके व्हीकल्स को टारगेट कर सकें, और हार्ड टारगेट्स यानी आर्मर्ड व्हीकल्स, अगर टैंक्स एनिमी के पास, तो उनको भी इंगेज कर सकें। इस चीज़ के लिए यूएस एयरफोर्स ने बहुत भारी मात्रा में वियतनाम वॉर के दौरान इन बॉम्ब्स को यूज़ किया था। इसके बाद जब ये बॉम्ब्स यूज़ किए गए थे, वो कहा जाता है कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्लस्टर बॉम्ब्स यहीं यूज़ किए गए थे, और ये था लाओस। ये भी यूएस ने ही किया था। ये कंप्लेन कर रहे थे कि वो साउथ वियतनाम में वियतकॉन्ग को ख़त्म इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि नॉर्थ वियतनाम से लगातार वियतनाम के बाहर से एक रास्ता जाता है जिसको हो ची मिन ट्रेल कहते हैं। उस रास्ते से लगातार नॉर्थ से साउथ में सोल्जर्स आ रहे हैं। अब क्योंकि ये रास्ता वियतनाम से गुजरता नहीं है, बाहर से गुजरता है, तो उनको इंगेज करना, उनको बॉम्ब करना उतना आसान नहीं, क्योंकि उनको अगर बॉम्ब किया तो वो कंबोडिया और लाओस से वो रास्ता गुजरता है और उनसे भी वॉर करना पड़ेगा। इसी बात को सामने रख के फिर अल्टीमेटली यूएस ने लाओस के ऊपर बॉम्बिंग की थी, और इस बॉम्बिंग में बहुत भारी मात्रा में क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए थे, और उसमें से हज़ारों की मात्रा में ऐसे बॉम्ब्स हैं जो आज भी लाओस की धरती पे हैं और एक्सप्लोड नहीं किए गए हैं, वो आज भी अनसेफ हैं। इसके बाद इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ था फॉकलैंड आइलैंड्स के अंदर, जब अर्जेंटीनियन पोजीशंस के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने ये बॉम्ब इस्तेमाल किए थे। उसके बाद फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान इराक के अंदर ये बॉम्ब यूज हुए थे, फिर चचनिया के अंदर ये बॉम्ब यूज हुए थे, फिर कोसोवो के अंदर, इराक, अफगानिस्तान, साउथ लेबनान, और अब इसराइल कह रहा है कि ईरान इन क्लस्टर बॉम्ब्स को इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो एक वॉर के अंदर कोई भी वेपन यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो कन्वेंशनल बॉम्ब हो, वो सारे बॉम्ब्स इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जान लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि क्लस्टर बॉम्ब्स को इनह्यूमन कहा जाता है? इसका कारण कुछ मॉरल है, कुछ टेक्निकल है। क्लस्टर बॉम्ब का जो सबसे बड़ा मिलिट्री एडवांटेज है वो ये है कि वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, पर यही इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। तो अगर आपने क्लस्टर बॉम्ब किसी ऐसे एरिया पे इस्तेमाल किया जहाँ पे थोड़े से एनिमी कॉम्बैटेंट्स थे पर बहुत सारी सिविलियन पॉपुलेशन थी, तो आपने कुछ एनिमी को तो मारा, पर बहुत सारे ऐसे सिविलियंस को भी मार दिया जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं था, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े लोग थे, जो वॉर से दूर दूर तक इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्लस्टर बॉम्ब्स को इस्तेमाल करने का। दूसरा प्रॉब्लम क्लस्टर बॉम्ब्स का ये होता है कि ये एक्यूरेट उतने नहीं होते। जब एक क्लस्टर बॉम्ब को बनाया जाता है, डिज़ाइन से लेके जब वो एक्चुअली यूज़ किया गया, उस पूरे जर्नी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं जहां ये बॉम्ब गड़बड़ कर सकता है। पहली चीज़, अगर डिज़ाइन में ही कुछ गड़बड़ कर दी तो ये बॉम्ब आगे आके प्रॉब्लम करेगा। अब आपने डिज़ाइन कर दिया, डिज़ाइन करने के बाद जब ये बॉम्ब यूज़ हो रहा है, उस पूरे टाइम में जितना भी समय गुजरता है, कुछ महीने, कुछ साल, अगर कुछ डेकेड्स गुजर गए, तो उस पूरे टाइम में जो स्टोरेज कंडीशंस थी उस बॉम्ब की, अगर वो ठीक नहीं थी तो उस बॉम्ब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी को ये इंपैक्ट कर सकता है। जब ये एक्चुअली बॉम्ब यूज होगा तब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आपने मान लीजिए स्टोर कर लिया, अब आप उसको आर्म कर रहे हो, उस वेपन को रेडी कर रहे हो फायर करने के लिए। आर्म करते समय ह्यूमन एरर की वजह से कुछ गड़बड़ आपने कर दी, तब प्रॉब्लम होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ तक सब कुछ ठीक था, डिज़ाइन ठीक था, स्टोरेज ठीक था, आपने उसको ढंग से आर्म भी कर दिया, पर फिर भी जब आसमान में जाके वो फटेगा, और उस समय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, उस समय विंड कैसी है, अगर विंड ठीक नहीं है तो वो उड़ा के कुछ बॉम्बलेट्स को उन एरियाज में लेके चली जाएगी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं, जहाँ पे लड़ाई चल ही नहीं रही थी, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान होगा, और ऐसे लोग मारे जाएंगे जिनका दूर दूर तक वॉर से कोई लेना देना नहीं था। मैंने एग्जाम्पल दिया MK1118 रॉकाई बॉम्ब्स का, जो कि अमेरिकन ने यूज़ किया था वियतनाम के अंदर। उनमें से कुछ बॉम्ब्स ऐसे हैं जो आज भी अनएक्सप्लोडेड हैं, जो आज भी धरती पे पड़े हुए हैं। उन बॉम्ब्स को अगर कोई बच्चा हाथ में उठा लेता है, क्योंकि ये बॉम्ब साइज में बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, 3-4 किलो 5 किलो तक के होते हैं, उनको अगर उसने हाथ में उठा लिया और अंदर कुछ फ्यूज एक्टिवेट हो गया तो बॉम्ब एक्सप्लोड कर सकता है, और ऐसे मासूम लोगों की जान जा सकती है जो बिल्कुल अनजान है इस चीज़ को लेके कि ऐसा भी कोई वेपन हो सकता है। तीसरा चैलेंज क्लस्टर बॉम्ब्स को लेके ये है कि क्योंकि इतना रैंडमली गिरते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ पे गिरे हैं। एक माइन फील्ड, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया को एनिमी ने माइन किया हुआ था, तो आप जब उसको क्लियर करते हो तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इतना बड़ा एरिया जो है वो माइन फील्ड है, यहाँ पे जाना नहीं है। पर क्लस्टर बॉम्ब्स हवा की वजह से कहाँ कहाँ गिर सकते हैं तो पता ही नहीं चलता कि किस एरिया को आप मार्क करोगे कि अच्छा यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब गिरे हुए हैं। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इजराइल के पास इतना इलैबोरेट, इतना मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है, पर फिर भी क्लस्टर बॉम्ब्स के खिलाफ वो इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है? इसका कारण है टेक्निकल। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स में इतनी सारी लेयर्स हैं
पहले तो उनका एरो सिस्टम्स हैं जो कि मिसाइल्स को तब इंटरसेप्ट कर लेता है जब वो या तो एटमॉस्फेयर में आई है या एटमॉस्फेयर में अभी तो घुसी भी नहीं है। उसके बाद उनका आयरन डोम है, जो आपने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जो मिसाइल्स बिल्कुल हिट करने वाली हैं उनको नीचे ज़मीन से इंटरसेप्टर मिसाइल फायर होती है और उन मिसाइल्स को रोक लेती है। फिर अब इजराइल यूज़ कर रहा है आयरन बीम, जिसमें वो लोग लेजर्स को इस्तेमाल करके इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पर इस सारे सिस्टम के बावजूद भी क्लस्टर बॉम्ब्स इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका कारण यह है कि जब एक क्लस्टर बॉम्ब लॉन्च हुआ और उसका कंटेनर जो है, जब वो खुल गया एक बार और सारे बॉम्बलेट्स अलग हो गए, तो एक एक बॉम्बलेट्स को ट्रैक करना, उनको इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल होता है। कुछ को मे बी आपकी आयरन बीम डिस्ट्रॉय कर देगी, पर बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि गिर जाएंगे। और अगर ये बॉम्बलेट्स ऐसे एरिया में गिरते हैं जहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन है, आपने जानबूझ के उस बॉम्ब को फायर उस जगह पे किया जहाँ बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करना, उस एरिया को पूरी तरह सेव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए इजराइल ये कोशिश करता है कि जितनी भी मिसाइल उसकी तरफ आ रही हैं उनको तभी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जब वो एटमॉस्फेयर के बाहर है या फिर जस्ट एटमॉस्फेयर में घुसी हैं। इसी वजह से इजराइल लगातार इन क्लस्टर बॉम्ब्स को लेके अपनी जनता को एजुकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं इस बॉम्ब्स के बारे में, क्योंकि इन वेपन से इतना इनडिस्क्रिमिनेट नुकसान होता है। इसीलिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनी है जो इस चीज़ के लिए काम कर रही है कि जिनके पास वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें और नए वेपन्स ना बनाए जाएं, और बाकी दुनिया में भी ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि ये बॉम्ब्स कितने खतरनाक होते हैं, इनको नहीं बनाना चाहिए। इस इंटरनेशनल ट्रीटी का नाम है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन (CCM) और इसको 2010 अगस्त में लागू किया गया था। दुनिया के 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इनके नियमों का पालन करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, अपने जो भी क्लस्टर म्यूनिशंस थे उनको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और नहीं बना रहे। पर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस कन्वेंशन का, इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। उसमें से भारत भी एक देश है। इंडिया के अलावा जो बाकी देश इसका हिस्सा नहीं है, उनमें से कुछ देश हैं USA, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना। अगर आपको इस ट्रीटी के बारे में पढ़ना है, इनफैक्ट क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में आपको और डिटेल में जानना है, तो एक CCM की अपनी एक वेबसाइट है, उस पर एक बहुत डेडिकेटेड डिटेल एक PDF डॉक्यूमेंट है। उसी PDF डॉक्यूमेंट से मैंने ज़्यादातर रिसर्च इस वीडियो के लिए की है। उस डॉक्यूमेंट में पूरा एकदम एक एक छोटी छोटी चीज़ बताई है कि ये क्लस्टर बॉम्ब्स कैसे काम करते हैं, कैसे इनको पैक किया जाता है, कितने टाइप के बॉम्ब्स होते हैं। कुछ क्लस्टर बॉम्ब्स ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते, जैसे कि अगर आपने उस डिस्पेंसर के अंदर एक एक्सप्लोजिव डालने के बजाय अगर आपने उसमें पैम्फलेट डाल दिए, वो भी आप कर सकते हो, वो भी किया गया है। अगर आपको एनिमी टेरिटरी के ऊपर सिविलियंस के बीच में पैम्फलेट्स फैलाने हैं तो ये एक तरीका है। इनफैक्ट कुछ जगहों पे कुछ बॉम्ब्स के अंदर आप अंदर एक्सप्लोजिव नहीं बल्कि आप स्मोक कैनिस्टर्स डाल सकते हो, यानी जब ये बॉम्बलेस नीचे गिरेंगे तो कुछ धमाका नहीं होगा, धुआं निकलेगा। ये सारे तरह के जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं इनको लीगल या आम जनता के लिए हार्मफुल नहीं माना जाता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी वेबसाइट पे दी हुई हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के बारे में जानना है कि ये कैसे काम करती हैं, बैलिस्टिक कैसे अलग है, क्रूज मिसाइल्स का क्या फ़ायदा होता है, क्रूज मिसाइल्स कम इस्तेमाल क्यों की जाती हैं, बैलिस्टिक ज़्यादा क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।